आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम कॉग्निजेंट, सो अभी आपकी सैलरी कितनी है? USD into INR, overall package would come in the range of 3 to 4 CR. Let's say a fresher wants to become a data engineer, उसको आज स्टार्ट करना है, तो what is the first thing that he should learn? सिर्फ सोचने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छा ठीक मुझे डेटा इंजीनियरिंग बनना है, मुझे ये सब स्किल्स में काम करना है, बट दे डोंट एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग दैट टाइम। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ से जाके स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। कैन यू टेल अस फ्यू रिसोर्सेज जहाँ से आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए पढ़ सकते हैं? मुझे आपकी जर्नी जाननी है, कैन यू प्लीज टेल अबाउट इट ब्रीफली? 4-4.5 साल तक इंडिया में काम किया, फिर उसके बाद US मूव किया। अगर एक स्टूडेंट एक पोर्टफोलियो बना रहा है टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, तो उस पोर्टफोलियो में कैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए? लोग जनरली क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज डालने की कोशिश करते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए, उससे कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होता है। So सौम्यदीप, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्लैश राउंड। यहाँ पर आपको ना बहुत ही क्रिस्पली आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा इंजीनियरिंग एज अ फील्ड फ्रेशर्स के लिए कैसा है? आई थिंक फ्रेशर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट अबाउट द सैलरीज? ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि डेटा इंजीनियरिंग का सैलरी थोड़ा सा ज्यादा है। What is the highest salary that you have seen किसी डेटा इंजीनियर को मिलते हुए? I have seen packages around 600-700K, which is very high. क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा इंजीनियर बन सकता है? Of course, there are a lot of examples. क्या एक नॉन CSE का बंदा डेटा इंजीनियर बन सकता है? ऐसा examples at least मैंने US में तो देखा है कि they got into FANG companies. So I would say definitely ये बिल्कुल possible है। So सौम्यदीप, अब डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप सुनने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। So let's start with the road map. Hi Soumyadeep, how are you? Good. How are you, Fraz? I am also good. So Soumyadeep, before we start the podcast, हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Sure. So मेरा नाम है सौम्यदीप मुखर्जी। मैं 2010 का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया था IT में फ्रॉम इंडिया। आफ्टर दैट आई जॉइंड कॉग्निजेंट एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। अभी तक लगभग मेरे पास 14 years ऑफ ओवरऑल IT एक्सपीरियंस है, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल डेटा इंजीनियरिंग एट जेनमैप, जो कि एक बायोफार्मा फर्म है which specializes in antibody based cancer medication, and I'm located in New Jersey in the US. ग्रेट। आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम कॉग्निजेंट, एंड कॉग्निजेंट में भी जो स्टार्टिंग की प्रोफाइल होती है, आई गेस उसमें जो सैलरी होती है दैट इज अराउंड 3.3 और 3.5 LP। आपके टाइम पे कितनी सैलरी थी? मेरे टाइम पे 3.05 था। ओके, अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, लगभग उतना ही है। TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर सारे इतना ही सैलरी दे रहे हैं। सो अभी आपकी सैलरी कितनी है? मैं बिलीव नहीं करता कि क्योंकि मेरा USD में पैकेज है, राइट? एकदम 1-to-1 इक्वेट नहीं हो सकता है, राइट? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स, बट फिर भी जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ लाइक अ नंबर टू द ऑडियंस, अगर कन्वर्ट the USD into INR, my overall package would come in the range of 3 to 4 CR. अरे वाह, लेकिन वहाँ पर खर्चे भी वैसे ही होते होंगे, राइट? Obviously, yes. But मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोकेशन भी मैटर करता है। हाँ, मेरा सैलरी मैं कहूँगा कि एक्सेप्शनल नहीं है, बट डिसेंट है to live a comfortable life especially in the location where I'm situated. हाँ, अगर हाई कॉस्ट एरिया में जाएंगे, क्योंकि मेन कंपोनेंट है इधर रेंट, राइट? सो अदर कॉस्ट भी है, बट मेन कॉस्ट जो कंपोनेंट जो आता है US में वो है रेंट। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू फैक्टर इन टू योर ओवरऑल पैकेज। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं भी अभी UAE में रह रहा हूँ, एंड यहाँ पर भी रेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर। इससे पहले मैं बैंगलोर में था। तो यस, एज़ यू मूव टू अ प्लेस जहाँ पर इन टोटल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आपका खर्चे भी ज़्यादा ही होते हैं। बट या इट्स अ ग्रेट पैकेज। मुझे आपकी जर्नी जाननी है। जैसे आपने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, तब से लेकर के अब तक की जो जर्नी आपकी रही है थ्रू आउट, कैन यू प्लीज़ टेल अबाउट इट ब्रीफली? श्योर। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कॉग्निजेंट से शुरुआत किया था एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। जब मैंने कॉग्निजेंट में ज्वाइन किया था, तो लकीली देयर वर लाइक आई वाज पुट इनटू अ बैच ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। तब डेटा इंजीनियरिंग वो टर्म इतना कॉमन प्लेस नहीं था, इतना प्रेवलेंट नहीं था, बट मतलब वही था, वी वर कॉल्ड DWBI डेवलपर्स बैक देन। तो मेरा ट्रेनिंग भी हुआ वो सब टेक्नोलॉजीज में, लाइक इंफॉर्मेटिका, BI टूल्स में। सो आई गॉट इनटू दैट फील्ड।
देन उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट में 4 साढ़े 4 साल तक इंडिया में काम किया. फिर उसके बाद मैंने यूएस मूव किया थ्रू कॉग्निजेंट ओनली. देन आफ्टर 2 years एट यूएस मैंने मैकिन्जी ज्वाइन किया एज अ सीनियर एनालिस्ट. बट मेरा काम था डेटा इंजीनियरिंग का, बट वो टाइटल था सीनियर एनालिस्ट का, क्योंकि वो अपने कंसल्टिंग ट्रैक के साथ और जो उनके अदर ट्रैक्स है उनके साथ टाइटल्स को सिंक में रखते हैं. फिर मैंने ओवर 5 years मैकेंजी में था. फिर उसके बाद मैंने बीसीजी ज्वाइन किया, जो कि एक अनदर एमबीबी फर्म है, जैसा कि आपको पता होगा. वहाँ पे 2 साल था. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू एन इंडस्ट्री. सो लास्ट ईयर I joined GenMap, which is where I am now. जैसा कि मैंने कहा, वो एक बायोफार्मा कंपनी है जो कैंसर की मेडिकेशन के ऊपर फोकस रखती है. ग्रेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी. बाकी कॉग्निजेंट आपको बाहर जाने का मौका देती है, इसका मतलब, राइट? करेक्ट. तो मेरा टारगेट यही था कि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था कि मेरे को इधर भी आना है. मेरे को ये था कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली एज यू नो, लाइक देयर इज डिफरेंस इन द पैकेजेस. राइट नाउ इंडिया में भी अच्छे पैकेजेस मिलने लगेंगे. उस टाइम पे भी था, बट उतना ज़्यादा नहीं था, उतने ज़्यादा लोगों को मिलते भी नहीं थे. तो उस हिसाब से मेरा ये टारगेट था कि मुझे बाहर जाना है. और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोफाइल कॉग्निजेंट में ज़्यादातर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स भी मतलब अपॉर्चुनिटीज ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज होता है. बट टिपिकली जो होता है, जो लोग को ऑन साइट भेजते हैं वो जाते हैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो कि बिजनेस के साथ और क्लाइंट के साथ बात करके रिक्वायरमेंट ले सके और ऑफशोर से इम्प्लीमेंटेशन की मतलब इम्प्लीमेंट करवा सके ऑफशोर टीम मेंबर से, राइट. सो वो प्रोफाइल बनाने में वो ट्रस्ट लगता है. तो वो ट्रस्ट तो मतलब ओवरनाइट आता नहीं है. You have to spend time, you have to build that rapport and relationship with people who you are working with, and then उसके बाद you get the opportunity. ऑल राइट, ग्रेट. अगर मैं आपको फ्रेशर्स के बारे में बताऊं तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है मार्केट में. एंड टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो हैं वो मासेस में हायर करती हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कंपनीज़ में चले जाते हैं, बट दे थिंक दैट इट इज़ जस्ट अ ट्रांजिशनल कंपनी. यहाँ पर मुझे 1 साल काम करना है, तुरंत यहाँ से स्विच करके गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट टारगेट करनी है. सो व्हाट डू यू एडवाइस कि हमें सर्विसेज कंपनी में रुक करके अपनी करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, जस्ट लाइक यू डिड. अभी आपका भी पैकेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंपेरेटिव पैकेज है, एंड यू वेंट थ्रू दिस साइकिल. तो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्विच करें, जल्दी से स्विच करें सर्विसेज कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस? आई होप यू आर एंजॉइंग द पॉडकास्ट, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होना अभी बाकी हैं. बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू इंट्रोड्यूस ओडिन स्कूल. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट. Odin School is an online project-based learning and upskilling platform which has helped a lot of people to get into data field from both tech and non-tech background with their live instructor-led data science bootcamp. In this bootcamp, you learn by industry experts, as you can already see on the screen. But along with that, Odin School also provides you placement support by conducting mock interview sessions, by conducting resume building sessions, and they also have a dedicated placement portal from where students can go and apply for jobs. You can see a lot of success stories on the screen. A lot of students have been already placed and started working as data scientists, data engineers, and data analysts. You can read more success stories on their official website. So definitely go and check out the link in description. And if you're interested, you can enroll in the bootcamp. If you enroll in the bootcamp with the link given below, you will get 10,000 early bird discount. So start your career as a data scientist by checking out Odin School. Now let's continue with the podcast. So मेरा ख्याल ये है कि कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, राइट. इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट, एंड योर एपेटाइट. तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि उतना एक्सपोजर नहीं था. कि अभी तो आपका पॉडकास्ट अवेलेबल है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. उस टाइम भी ऑब्वियसली इंटरनेट अवेलेबल था, बट इतना एक्सपोजर नहीं था. तो मेरे ख्याल से वही मेरे लिए एक रास्ता था कि ऑन साइट जाके फिर आई नीड टू अंडरस्टैंड कि बाहर कैसे और इंडस्ट्रीज है जिसमें अच्छा काम होता है, अच्छा पैकेजेस मिलता है.
मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन गूगल, अमेजोन और दैट टाइप ऑफ कंपनी, राइट, इट्स गुड फॉर यू टू स्विच. अदरवाइज लाइक अगर आपका like aim है to go outside, right, because obviously there is difference in package, right, like as I said, right, India में अच्छे packages मिलने लगे हैं, but वो तो हर कोई को नहीं मिलेगा, right, so you have to find your own way. So for me I think this was perhaps one of the ways. So मैं ये कहना चाहूँगा कि there is no right or wrong, right. आपको जो opportunities जहाँ मिले, just grab it with both hands and try to upskill yourself. Try to know, like try to be aware as much as possible, like what's going on, what's trending, and आप हमेशा डिमांड में रहेंगे. ओके, आपने यूएस मार्केट की बात करी है, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी यूएस मार्केट कैसा है जॉब के हिसाब से? देखिए, जॉब के हिसाब से वो तो चेंज होता रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, सो देयर इज लॉट ऑफ फियर एज वेल अराउंड दैट. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सही स्किल है, आपके पास सही एक्सपीरियंस है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप हमेशा डिमांड में रहेंगे, कोई भी कंट्री हो, लाइक इंडिया, जापान, यूरोप, यूएस. जस्ट आपको फिगर आउट ये करना है कि व्हाट यू वांट टू डू, और उसके लिए क्या स्किल सेट्स इंपॉर्टेंट है, और हाँ, कॉन्स्टेंटली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को. So then I don't think that you need to worry about all these other factors. You just focus on your work, focus on your skill sets, and then you will always be in demand, like no matter where it is. All right, चलिए अब थोड़ी बात डेटा इंजीनियरिंग की कर लेते हैं. सो डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या हमें एक एक्स्ट्रा डिग्री लगेगी, या फिर मास्टर्स करना पड़ेगा, या फिर स्किल सेट पे काम करने से काम चल जाएगा? एंड व्हाट आर दो स्किल्स जिनको हमें डेवलप करना पड़ेगा टू बिकम अ डेटा इंजीनियर? मेरे ख्याल से नहीं लगता है मास्टर्स. मेरा भी मास्टर्स नहीं है. हालांकि मैंने कुछ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन यहाँ पे यूएस में आके किए हैं, बट वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट नहीं है. आई थिंक मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, क्योंकि एकेडमिया में अगर आप जाना है तो दैट इज़ अ डिफरेंट राउट एंड दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बट अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो यू नीड टू नो द प्रैक्टिकल्स एंड यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो वो एक्सपीरियंस से ही आता है जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो. यू गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट. सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा जो जर्नी है, तो एज आई वेंट थ्रू, मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में काम करने को मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल देयर, डिफरेंट पर्सोना, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में एक्सपोजर मिला. तो ऐसे करके मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और मैं खुद भी अपने आप को अपस्किल करता रहा. तो इसलिए आई थिंक आई वेंट इन द डायरेक्शन दैट आई वांटेड टू गो. सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जस्ट स्किल सेट्स पे फोकस कीजिए. और डिग्री अच्छा है, इट्स गुड टू हैव अ डिग्री, बट इट्स नॉट नेसेसरी, आई वुड से, फॉर स्पेशली फॉर डेटा इंजीनियरिंग. तो सौम्यदीप, हमें साथ साथ आप स्किल्स भी बता दीजिए कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं टू बिकम अ डेटा इंजीनियर. सो पहले तो मैं कहूँगा कि बेसिक स्किल्स जो है SQL और पाइथन, वो मस्ट है. अगर आप बिगिनर है तो यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर. Then I think you have to think about like what are the different sources you can extract the data from, like file systems, like JSON files and like XML files, or databases, और क्या क्या sources हो सकते हैं, real time भी हो सकते हैं. तो technologies like Kafka will play will come in, right. So आपको अगर वो technologies के बारे में पता हो तो अच्छा है. Then from the transformation layer, Spark is nowadays mostly used. So obviously Spark is a major skill set in data engineering that's required today. Vanilla Python भी कहीं use करते हैं, but that's not scalable. So but you can start off with the basics of Spark and then go into like the nitty gritty of how to performance tune and all. Then उसके बाद storage layer में आपको object storage तो पता होना चाहिए. उसके ऊपर डेटा लेक हाउस क्या होता है, डेटा लेक क्या होता है, जैसे कि डेटा ब्रिक्स में डेटा लेक हाउस इम्प्लीमेंट हो रहा है आजकल, स्नोफ्लेक एज लाइक अ क्लाउड डेटा वेयर हाउस. तो ये सब टेक्नोलॉजीज इन डिमांड है, तो यू कैन रीड अबाउट इट. और अगर आपको पता है
तो then you'll be in demand. उसके बाद ये नेसेसरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आता है जैसे कि टैबलो और पावर बीआई, तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि छोटे कंपनीज में जनरली दे आस्क डेटा इंजीनियर्स टू डू सम विजुअलाइजेशंस एज वेल. बड़े कंपनीज में तो खैर होता है विजुअलाइजेशन इंजीनियर डेडिकेटेड, बट छोटे कंपनीज में you sometimes need to play that role as well. So these are some of the basic skill sets that I would suggest to start with. ऑलराइट, ठीक है सौम्यदीप, तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग के रोड मैप पे आ जाते हैं एंड आपकी जर्नी भी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे. तो आजकल डेटा के अराउंड बहुत सा बज़ है, लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी प्रोफाइल्स आ रही हैं एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. इनफैक्ट कंपनीज भी अब ज़्यादा हायर कर रही हैं. सो कैन यू प्लीज़ टेल अस द डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोफाइल्स? Sure. Again, I think in सब profiles में बहुत सारे overlaps हैं. So strictly define करना मुश्किल है, but फिर भी मैं आपको एक idea दे देता हूँ जो कि मतलब from my perspective. So मुझे लगता है कि data analyst जो है उनका main काम है कि उनको data से insights gather करके business को deliver करना है. But typically they don't use like sophisticated advanced models. They use like descriptive models. Sometimes they use like models like logistic regression etc. अभी आप उनको रोक नहीं सकते अगर आप उन लोग advanced analytics use करना चाहें, but generally नहीं करते. Data scientists I think similar to data analysts because वो लोग को भी insights deliver करना main काम है to business, but major difference is they use advanced analytics, right? They use stuff like neural net or maybe like CART and other SVM and other sophisticated models, right? Just as examples. There is also machine learning engineer जो कि very similar to data science profile होता है, मतलब skill set के हिसाब से, but उनका major काम है कि once the model is built, they have to productionize that model, right? Because like it has to be part of the workflow. So वो main काम होता है machine learning engineers का कि once the model is built and tested and validated by business, उसको कैसे automate किया जाए production में. और data engineer का main काम होता है कि to prepare the data from source, extract the raw data and prepare it in a way so that it's consumable by all these players, right? And others. सो मेन काम डेटा इंजीनियर का ये होता है कि कैसे डेटा को कंज्यूमेबल किया जाए, कैसे डेटा को ऐसे शेप और फॉर्म में लाया जाए तो जो कि इजीली कंज्यूम हो सके किसी भी डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर्स द्वारा या फिर किसी भी डाउनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन में. सो सौम्यदीप, हमने देखा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है अराउंड डेटा फील्ड्स. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हाइप? See, data field will always be in demand because, again, like as you have heard, like data is the new oil and all that, right? But like you need data, right? To make decisions. That's have been the way it is, right? For last 20-30 years. अभी नया टेक्नोलॉजीज आ गया है जो कि मतलब एट स्केल ये चीज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली डेटा का ग्रोथ हुआ है कि जैसे कि नया डिवाइस आया है तो दे कैन कैप्चर द डेटा बेटर और दे कैन कैप्चर द डेटा मच फास्टर, राइट? सो एज एंड व्हेन लाइक नए डिवाइसेस आएंगे और नए टेक्नोलॉजीज आएंगे जो कि कैप्चर करता है डेटा फास्टर एंड मोर डेटा, तो आपका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होता है उन डेटा से माइन करके कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर का क्या सेंटिमेंट है वो सब एनालाइज करके फिर आपको आपका प्रोडक्ट उस कंज्यूमर तक पहुंचाने में आसानी होता है, राइट? सो that's always going to be the case. Data is always going to be in demand, but the difference is data lives in various shapes and forms. It's not like oil कि आप एक ही तरह की refinery process use कर सको. There's different tools there are different technologies, there are different methods that exist for different types of data, and that's where the complexity comes in. So once you are able to navigate that complexity and deliver insights, that's what is gold to the business. Okay, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी? Yeah, because data growth is always going to be there. Data का ग्रोथ तो होगा ही, मतलब
एक्सपोनेंशियली। तो जैसे जैसे डेटा का ग्रोथ होगा उसका डिमांड और बढ़ेगा, क्योंकि यू नीड that kind of processing power, you need that kind of, that's why every 5 years to 10 years you see a major shift in data tools and technologies, because data का scale इतना बढ़ जाता है, तो you need a paradigm shift to kind of keep evolving and keep processing at that scale, right? So ये हमेशा, मेरे ख्याल से तो ये हमेशा ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ग्रेट। सो सौम्यदीप, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्लैश राउंड। यहाँ पर आपको ना बहुत ही क्रिस्पली आंसर्स करने हैं ये क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वी हैव कलेक्टेड दिस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डेटा इंजीनियरिंग एज अ फील्ड फ्रेशर्स के लिए कैसा है? क्या फ्रेशर्स के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस लोग जा सकते हैं? No, I think freshers के लिए भी opportunities है, but I think as a fresher, if you don't get into data engineering and you want to come into data engineering, door is open, right? So ऐसा नहीं है कि like you can always get into data engineering. It depends on your everyone's situation is different, right? So आपका जो situation है वो अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो इनिशियली, बट आप डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हो, वो रास्ता भी खुला हुआ है। फ्रेशर्स के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको एज अ फ्रेशर डेटा इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो भी रास्ता खुला ही है। यू कैन डेवलप योर स्किल्स, यू कैन डेवलप द राइट काइंड ऑफ नेटवर्किंग, एंड यू कैन ऑलवेज कम इनटू डेटा इंजीनियरिंग एट अ लेटर पॉइंट। ओके, व्हाट अबाउट द सैलरीज? से डेटा इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज़्यादा सैलरीज किस में है? सो ये क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज देयर इज अ वाइड रेंज दैट एग्जिस्ट, राइट? मैं यूएस के पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ कि ओवरऑल अगर आप अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखें, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, राइट, तो फिर ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि डेटा इंजीनियरिंग का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ नीश स्किल। बट अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड कंपनीज में देखो, कि फैंग कंपनीज में देखो, जो कि एक स्मॉल सा सबसेट है, बट अगेन लाइक इट्स हाईली एस्पिरेशनल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर। ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग सैलरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैलरीज फैंग कंपनीज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो दैट इज व्हाट आई हैव सीन। व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी दैट यू हैव सीन किसी डेटा इंजीनियर को मिलते हुए? जी, तो ऑब्वियसली फैंग, एज आई सेड, राइट, फैंग कंपनीज में बहुत ज़्यादा सैलरीज होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है। सो इफ़ यू गो टू लाइक अ हाई लेवल, आई हैव सीन पैकेजेस अराउंड 600-700K, विच इज़ वेरी हाई। आई हैव सीन इवन इन कंसल्टिंग पीपल गेट अप टू अराउंड 1 million, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक at that level it is just not technical skill that will take you there, right? You have to understand the business, आपको business के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। You basically have to provide business solutions through technology, right? And have to add value to business, कि कैसे आपका revenue growth हो सके या cost reduction हो सके, because at the end of the day that is what it is, right? So you need to know, you have to have a very good understanding of the business, you have to have very good soft skills, आपको क्लाइंट्स, हाई एंड क्लाइंट के साथ बात करना आना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई हैव सीन who people who started as data engineers who are getting a very huge salary right now, but to get to that salary you have to understand that that's not just the technical skill that will take you there. You have to develop other skills as well along the way. ऑलराइट, क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा इंजीनियर बन सकता है बाय ट्रांजिशनिंग? Of course, there are a lot of examples, people who started as software engineers, but they eventually transitioned into data. There's examples that have that goes other way around as well, like people who started in data engineering but have gone into software engineering. Some have gone into machine learning. Started working as machine learning engineer. So all kind of examples exist. So ऐसा कुछ hard and fast तो मेरे ख्याल से नहीं है कि आप अगर एक stream में और एक subject में आपका शुरुआत हो as a fresher या आप as a specific engineer आपने start किया हो कि आप switch नहीं कर सकते. There is always that opportunity if you want to switch to something else that fits you better based on what you want to do or based on your temperament.
ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एक नॉन सीएसई का बंदा डेटा इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा एग्जांपल्स एटलीस्ट मैंने यूएस में तो देखा है कि एक नॉन मतलब बहुत सारे नॉन सीएस के बंदे जो कि 3 या 6 मंथ्स के एक्सटेंसिव बूट कैंप्स करके दे गॉट इनटू FANG companies, even FANG companies, right? So there are a lot of those examples that exist. I have seen those kind of examples as well. So I would say definitely ये बिल्कुल possible है। ओके, एंड इन रोल्स में कोडिंग कितनी रिक्वायर्ड है? या सो डेटा इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करूँ तो डेफिनेटली कोडिंग का एक सेंस होना चाहिए। आई थिंक नॉट एज स्ट्रिंजेंट नीड रिक्वायरमेंट एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। जनरली फैंग कंपनीज में अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो आपको जनरली लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम्स भी आना चाहिए। But for data engineering roles, typically I've seen that they have asked like easy to medium kind of lead code questions. So उतना तो आना चाहिए। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा आपको लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना उतना स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आपको अगर इजी से थोड़ा सा मीडियम वाला सवाल आपको मतलब उतना सेंस अगर आपको है तो दैट्स फेयर इनफ फॉर डेटा इंजीनियरिंग। ऑल राइट, एंड अगर एक स्टूडेंट एक पोर्टफोलियो बना रहा है टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, तो उस पोर्टफोलियो में कैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए? जी, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि स्टार्ट विथ समथिंग सिंपल, राइट? लोग जनरली क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ डालने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक दैट गेट्स that becomes lot more complex. Just start with something simple. Start with a simple source system like files. Use simple Sparks transformations to transform and store it like in S3, and then show that how you store them in like various metal tiers, like जो डेटा लेक में आज एग्जिस्ट करते हैं like bronze, silver, gold, आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। those are very very basic things, and then at the end maybe you feed into a simple like a very simple Tableau dashboard, or maybe store into like a data warehouse where you generate some time based insights or something like that. So मेरे हिसाब से if you keep it simple, start with something simple, and then you can obviously build on nuances, but सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए, उससे कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होता है, और उसके बाद आप जितना डीप जाना चाहे उतना जा सकते हैं, जितना नुआंस लाना चाहे अपने प्रोजेक्ट्स में ला सकते हैं। बट माय सजेशन इज स्टार्ट विद समथिंग सिंपल, दैट क्योंकि आपके शॉर्ट टाइम में भी हो जाएगा और फिर आपको स्किल डेवलप का एम्पल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। ऑलराइट, हैव यू हायर्ड पीपल फॉर दिस रोल? आई हैव। सो कॉग्निजेंट में, मैकिन्जी में और बीसीजी में तो खैर आई डोंट थिंक हाँ इंटर्न हायर किए थे। तो और अभी जेनमैप में भी लास्ट ईयर वी हैड सम हायरिंग प्रोसेस। सो यस, आई हैव हायर्ड पीपल इन दिस रोल। Okay, so what is the first thing that you see in their resume? फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज विद लाइक, सो डिपेंड करता है कि कौन से रिक्वायरमेंट के बारे लाइक कौन से रोल के लिए मैं हायर कर रहा हूँ। अगर मैं लेट्स से फॉर आई एम हायरिंग फॉर जेनमैप, राइट, मैं टिपिकली चाहूँगा कि उनके पास थोड़ा सा हेल्थ केयर एक्सपीरियंस हो, राइट, बिकॉज डोमेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट दैट्स नॉट द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सी। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सी कि उन लोगों का फंडामेंटल टूल्स या डेटा इंजीनियरिंग में जो भी फंडामेंटल टूल्स है जो कि मैंने डिस्क्राइब किया, के फंडामेंटल टूल्स क्या होते हैं, मतलब डेटा इंजीनियरिंग में जो आजकल यूज़ हो रहा है वो स्किल सेट है या नहीं, राइट, और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो उससे थोड़ा सा पता तो चल जाता है कि कौन कैसा प्रोफाइल है, और लाइक किन किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। सो सौम्यदीप, अब डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप सुनने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, लेट्स से अ फ्रेशर वांट्स टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, उसको आज स्टार्ट करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट ही शुड लर्न? Yeah, as I said, start with Python and SQL. Start with SQL, I would say, because that's the bread and butter for data engineer. उसके बाद Python में तो बहुत सारे चीज़ है, आपको आप जितना करना चाहे कर सकते हैं, बट लाइक आई थिंक
pandas या ऐसे like data frames typically data engineering में use होते हैं, right? So pandas, numpy, ये सब libraries अगर आप explore कर सको, so that is where I would start. Okay, great. Can you tell us the list of tools that one should learn sequentially, एक एक करके? सबसे पहले कौन सा tool सीखना चाहिए, then उसके बाद क्या है? हाँ, so again, like it will be combination of tools and technologies, right? So Python and SQL to start with, then I think I'll go with Spark, right? Because that is the number one tool or technology that is being used for data transformation today. Then एक orchestration tool like Airflow. Then कोई भी relational database में अगर आप काम करते हो तो वो अच्छा है, like Oracle, SQL Server, those type of database technologies. Then एक at least एक cloud, public cloud में experience होना चाहिए, like AWS, GCP और Azure, right? फिर उसके बाद like data lake का concept और like data warehouse क्या होता है, ये actually पता रहने से बहुत like it becomes easy for you as a data engineer. And then at least like one visualization tool, but that's optional. Okay. And अगर मैं इन tools and technologies की बात करूं तो one should go in depth in these tools and technologies या फिर एक overview पता होना चाहिए बस? हाँ, so you start with the overview, right? Because you cannot go in depth in one day, right? Start with an overview, start with like the basics, and then as and when you do like projects, you do some implementation, or अगर आपको कुछ पर्सन like projects करना है तो उससे like nuance तो experience से ही आता है, right? As and when you do more like varieties of projects, you get to know about the different nuances of different tools and technologies. But I think for starters, start with the basics and start with like an overall understanding of what these tools and technologies and capabilities are. तो अब DSA, फ्रंट एंड बैक एंड, इन सब के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ से जाके स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं. कैन यू टेल अस फ्यू रिसोर्सेज जहाँ से आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए पढ़ सकते हैं? श्योर, बिल्कुल. तो बहुत सारे बुक्स हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ बुक्स अच्छे बुक्स है जो कि गुड स्टार्टर्स है फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग बहुत अच्छा बुक है. देन देयर इज इफ यू वांट टू गो मोर इन डेप्थ, देयर इज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेटा इंजीनियरिंग करके एक बुक है. इफ यू वांट टू like focus specifically on interviews, then there are books like Cracking the Data Engineering Interview or Ace the Data Engineering Interview. Those are good books for you to have. I think those kind of are good resources for you to kind of get started into the field. ओके, ग्रेट. प्रॉब्लम ये है कि बस आजकल की जो जनरेशन है वो बुक्स पे ना स्टक नहीं हो पाती है. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन जो आपके टाइम पे हुआ करता था. सो लोगों को ना बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए. दे वुड रेदर प्रेफर रील्स ओवर बुक्स. हाँ, वो I mean whatever the media is, that's good. I mean I'm a little bit old school, so I still take out time. I mean मैं इतना नहीं बोलूँगा कि एक रीडिंग में मैं पूरा बुक खत्म कर देता हूँ. I take turns, come back to it, look at specific chapters, तो कि I mean और एक चैप्टर बार पढ़ने से भी ना बहुत सारा नुआंस जो है जो आपने पहले कैप्चर नहीं किया था तो बाद में आपको पता चल जाता है. तो आई थिंक दैट्स at least have been good practice for me to gain knowledge. But I mean depends on people, right? Because मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ. तो जिसको भी जो मीडियम अच्छा लगे, रील्स हो या यूट्यूब वीडियोस हो या यूडेमी का भी कुछ कोर्सेज है, जो भी अच्छा लगे, जहाँ से भी आप अपना नॉलेज और स्किल्स गैदर कर सको, यू गो फॉर इट. या ग्रेट. ओके सौम्यदीप, सो आपने हमें पूरा सिलेबस तो बता दिया है. अब ये भी बता दीजिए कि बेयर मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू कवर ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट इनका एक ओवरव्यू. जी बिल्कुल. So I think it depends on again the appetite and how much time you can spend, right? क्योंकि everyone's situation is different, right? So I think at least if you spend time, those like minimum is 2 months, right? But again depends on how many hours you can spend every day or every week, right? So I think 2 से 6 महीना तो लेके चलिए. But
मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट दैट ये स्किल्स डेवलप होने से ही आपको जॉब मिलना फटाफट चालू हो जाएगा. You have to work on, like, you have to just keep at it, build networking as well, because that is also important. Like, right people के साथ connect करने की कोशिश कीजिए, cold emails भेजिए, ये सब चीज़ें भी important है. और opportunities आएंगी, कुछ जनों को जल्दी आएंगी, कुछ जनों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, but you have to just keep at it. You cannot just expect that once you have developed all the skills आपको तभी जॉब मिलना चालू हो जाएगा. You have to prepare yourself for some rejections as well, because that is the norm, right? But if you keep at it, you will get there. That's what I believe. ओके एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे है कि एंट्री लेवल पे बहुत बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डेटा इंजीनियरिंग में. सो फ्रेशर्स क्या करें, हाउ शुड दे सीक आउट फॉर जॉब? तो फ्रेशर्स के मेरा सजेशन फ्रेशर्स को यही रहता है कि जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले ले लो, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक वॉट एवर एक्सपोजर यू कैन गेन, वॉट एवर नॉलेज और प्रैक्टिकल, बिकॉज हम एकेडमिया से आते हैं, राइट, हम कॉलेज से आते हैं, तो वो वर्ल्ड एक अलग है, राइट. और अब जब इंडस्ट्री में आते हो तो वो थोड़ा सा अलग होता है. तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मिले वो ले लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आपको काम में आएगा लेटर. बट अगर आपको, हाँ, फिर भी अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में इनिशियली जॉब नहीं मिलता है और अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हो, तो जस्ट यू हैव टू यू हैव टू लाइक मेक अ प्लान, लाइक जस्ट फिगर आउट कि आपको कौन सा स्किल्स में काम करना चाहिए, और जस्ट मेक अ प्लान एंड जस्ट कीप वर्किंग ऑन देम. बट हाँ, ये चीज़ है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छा ठीक है, मुझे डेटा इंजीनियरिंग बनना है, मुझे ये सब स्किल्स में काम करना है, बट दे डोंट एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग दैट टाइम. इफ यू नीड टू get to something, you need to have a plan, and not only that, you need to spend the time and energy to get there, right? So if you make a plan, if you put your time and energy, you will get there. But वही सबसे difficult होता है, क्योंकि आपका डेली जॉब भी रहता है, आपका और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, उसके बीच में आपका टाइम निकाल पाना ही एक बड़ा चैलेंज है. बट अगर आप निकाल पाओ तो आई थिंक दैट obviously will help you get there. ऑल राइट सौम्यदीप, सो नाउ कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने इंडिया में भी काम किया है, यूएस में भी काम किया है. सो डू यू फील इज देयर एनी डिफरेंस इन कल्चर, वर्क कल्चर में कोई डिफरेंस है दोनों जगह पे? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को पहले भी मिल चुका है, बट आई थिंक कि इट डिपेंड्स ऑन what company or what job profile you're working on, because there is a wide range that exists, right? So but generally जो मेरे perspective और मेरे experiences हैं, मैंने देखा है कि जब मैं इंडिया में काम करता, वो भी लाइक पहले 4 साल, तो मेरे को स्पेसिफिकली बता दिया जाता था कि मुझे क्या करना है, राइट. सो आई वाज मोर ऑफ अ डूअर, राइट. देन जब मैंने यूएस पे आया, तो तब जो रोल मतलब मेनली ऑन साइट में जो भेजते थे, तब एटलीस्ट कि आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, राइट. तो that is different. Like the job profile is slightly different. It's not like a pure play implementation job. But US में एक difference है. जब मैंने आया था, तो because I think we are away from the family, right? You spend a lot of time with your colleagues, right? क्योंकि आप उनके साथ काम भी कर रहे हो, उनके साथ weekends में भी बाहर जा रहे हो, क्योंकि आपके पास family नहीं होता है, right? So there is a close bonding that develops. And that actually like helps. There's disadvantages to that as well, but actually it helps to kind of like have a more collaborative culture. So ये मुझे feel हुआ था जब मैं on site आया था. उसके बाद जब मैं McKinsey join किया था, तो I think the main shift was that कि वहाँ पे focus है business के ऊपर. पहले like service based companies में आपको एक स्पेसिफिक जॉब दिया जाएगा, तो आपको वो उतना पता नहीं रहता है कि इसका एट द एंड ऑफ द डे क्या बिजनेस में फायदा होगा, या क्या टॉप लाइन या बॉटम लाइन में क्या इम्पैक्ट होगा. बट मैकेंजी इज ऑल अबाउट लाइक एनेबलिंग बिजनेस. सो आपको टेक्नोलॉजीज कुछ भी हो, लाइक आपको बिजनेस में एट द एंड ऑफ द डे लाइक कुछ यू हैव टू ब्रिंग वैल्यू, राइट. So that was the major change. Obviously जो culture में shift था, वो like as we all know कि MBB में long hours होता है,
right? So that was the case, but you also get a lot of exposure. You also talk to a lot of like top level clients from like major corporations, and that's experience in itself, right? क्योंकि आपको पता चलता है कि फिर उनका दिमाग कैसे काम करता है, like how do they think about stuff, right? So that is also important, like in overall like your development and journey. फिर उसके बाद क्योंकि ये long hours होते हैं, तो that's why I decided to shift to an industry, because इंडस्ट्री में उतना लॉन्ग आवर्स नहीं होता है, और आपको ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सा लेने का। क्योंकि कंसल्टिंग में टिपिकली क्या होता है कि आपको एक फेज में लाया जाता है, फिर उसके बाद 3-4 से 6 महीने में आपका अगर जो जो काम खत्म हो जाता है, उसके बाद यू हैंड इट ओवर टू योर क्लाइंट फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और जो भी कह ले। बट इंडस्ट्री में आपको आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है। यू कैन यूज वेंडर्स, बट यू हैव टू काइंड ऑफ डू द प्रोसेस एंड टू एंड। सो उसका एक अलग एक्सपीरियंस तो होता है। सो दैट these are, I think, some of the things that I have noticed during my journey. ओके, ग्रेट। वैसे आपको क्या लगता है कि यूएस में जाना बस एक भेड़ चाल बन चुका है, या फिर एक्चुअल में कोई एडवांटेज है यूएस में मूव आउट करने का? देखिए आज के डेट में आई थिंक इंडिया में या बहुत सारे लाइक जैसे कि आप मिडिल ईस्ट में हो, लाइक आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट्स अदर प्लेसेस एज वेल। बट यूएस में क्या है कि मुझे लगता है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स और वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स जिसको मतलब various kinds of profile people with different profile can come and do their job, right? Like for example, if you want to be an investment banker, or if you want to grow in technology, or if you want to grow in business, right, there are a lot of opportunities that exist. I feel ki in some other parts it's like in India, for example, like it's more like technology driven, or like you have to like build your own startup, right? Like so kind of I think the avenues are limited. In US I still feel that the variety of opportunities that exist is a lot more than other countries. I may be wrong, but that's the kind of my perception. So Soumyadeep, how is your day as a associate director? आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं throughout the day? Right. So just to give you an idea of the contrast, like previously जब मैं individual contributor था, तो obviously 80% of the work would be actual like technical work that I had to do hands-on, and then rest 20% would be code review, talking to other people and stuff, right? When you come into like some kind of a leadership role that I am in right now, obviously आपका hands-on portion जो है वो बहुत कम हो जाता है. Fortunately for me it's still like 20 to 30% because I enjoy hands-on work. But then beyond that, what you have to do is you have to like lead a team, you have to manage the project, so you have to talk to your team members, make sure like they are on track, they are like what kind of challenges they are facing, उनको थोड़ा सा guide करना. फिर I think most of my day goes in like talking to other people, from other cross-functional areas, because that's where my role really comes in, right? Because my main job is to make sure that all my stakeholders, like especially like commercial business, other partners like IT vendors, उनके साथ प्लानिंग करना कि शॉर्ट टर्म में क्या हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हम करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में हमारा ब्रॉड विजन क्या है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना हेड काउंट लगेगा, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करने वाले हैं, या फिर क्या मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं, अभी चैलेंजेस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे हमारा मतलब जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ा सके थ्रू एआई एंड अदर टेक्नोलॉजी. सो दोज आई थिंक आर काइंड ऑफ लाइक the discussions, the kind of discussions that I have day in and day out, and that is where most of my time and energy is spent these days. ग्रेट. अच्छा, काफ़ी लोग ना करियर में एक पॉइंट के बाद स्पेशली आईटी में स्टैग्नेट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं पोजीशंस कम होती जाती हैं. सो एनी सजेशंस, एनी एडवाइस फॉर दोज हु आर गेटिंग स्टैग्नेटेड एट अ पॉइंट? आई थिंक लाइक इट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि पर्सनल प्रायोरिटीज भी इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी लोगों के लिए, एंड आई डोंट ब्लेम देम. सो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग हियर, राइट? आई थिंक कि अगर मैंने देखा है कि कुछ पीपल अगर स्टैग्नेट भी हो जाते हैं,
but they are comfortable with that, right? And they are okay with that kind of profile. So I think nothing wrong or right here. But हाँ, अगर आपका aspiration high है, अगर आप like you want to grow, right, then what I would suggest is to like just try to develop your skills, just try to like nurture yourselves, and most importantly just move out. You have to move out of the comfort zone, right? बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता है कि हम कंफर्ट जोन में लाइक कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत जल्दी, कि हम लोग को टेक्नोलॉजीज भी पता हो जाता है, हम लोग को काम करने के तरीके पता हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जस्ट ऑटो पायलट मोड में चलने देते हैं, राइट? बट इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, you have to constantly learn new things, you have to rebuild your concepts, your skills, etc. जो भी शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजीज में, वो कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना होता है, रीलर्न करना होता है. तो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो योर करियर. मूव आउट, एंड that's not easy because you have to like constantly adapt yourself, right? So the thing is that you have to move out of the comfort zone. I think if you want to grow, my suggestion is move out of the comfort zone, just adapt yourself, upgrade yourself, and that will just keep you in the right place for the right opportunities. All right, great. So Soumyadeep, we are wrapping up this podcast. पर जाते जाते दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास. पहला क्वेश्चन ये है कि अब आप अपना करियर कैसे आगे देख रहे हैं? What do you want to do next in your career? Sure. So I think मैं short term ज़्यादा देखता नहीं हूँ. मैं typically I try to plan for long term. Again, मुझे exactly पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, but like एक vague idea है. और मैं since I have worked in a intersection of healthcare, pharma and data engineering, मैं उसे advance करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि like to get growth you have to build a specialization. वो specialization domain में हो सकता है, किसी specific topics में हो सकता है, like AI for example, like responsible AI or something like that, right, which is very popular these days. So आपका कुछ तो niche होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि सौम्यदीप एक data engineer है, तो there are a lot of data engineers out there, right? So what's special about me, right? So I have to build some sort of nuance or specialization to so that my profile is a little bit different, stands out, right? So I want to kind of focus on that, build on my expertise as a healthcare and a data expert, and kind of try to go there, and that will probably help me into get into those leadership positions. Because as I said, right, कि leadership positions में सिर्फ technology skills important नहीं होता है, आपका soft skills और most importantly business knowledge बहुत important है, क्योंकि आपको business problem solve करना होता है through framework, like through AI, through other technologies, data कैसे integrate होगा, आपका security आर्किटेक्चर क्या होगा, आपका बिजनेस आर्किटेक्चर क्या होगा, ये सब का हाई लेवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए. सो दैट्स वेयर आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू पोजीशन माई सेल्फ. All right, and any advice for those who are just starting their career? I would say that keep your ambitions high. That was my suggestion. Up to you how you want to grow your career. But if you want to grow, if you want to make good salary, as I said, move out of the comfort zone. Just keep upgrading yourself. You have to spend time and energy, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं होता है. You have to plan, you have to just know like what you want to do at a high level. Like exactly तो किसी को भी पता नहीं होता है, but like vague एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है या क्या करना है. तो उस हिसाब से प्लान कीजिए, उस हिसाब से अपना टाइम स्पेंड कीजिए आफ्टर योर वर्क, स्किल्स में काम कीजिए, एंड you will get there. All right, great. So thanks a lot Soumyadeep for coming here and sharing all this with us. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and I hope हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा. So you can also let me know your experience. आपको कैसा लगा? No, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फ्रैज. मुझे पता है कि ये एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर the opportunity to be on your podcast, and मुझे बहुत अच्छा लगा. और मतलब मैंने अपना जस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया. अगेन आई वुड से कि मेरा प्रोफाइल बहुत लाइक एक्सेप्शनल तो नहीं है, एवरेज है,
और अगर इससे कुछ भी सीख मिलता है स्टूडेंट्स को या कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो नथिंग लाइक इट. Yep. Great. Thanks a lot, guys, for watching the podcast. Do give it a like अगर वीडियो पसंद आई है तो, and do subscribe to the channel if you're new here. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.